आज की जो वीडियो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 चैप्टर नंबर 1 में इसकी बात करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व हमारा देश भारत क्या था, कैसा था, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने को मिलेगा। पाठ का सारांश है 17वीं एक सेकेंड मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। 17वीं और 18वीं या फिर 17वीं से या फिर 17वीं 18वीं शताब्दी, ठीक है। इनके बीच क्या हुआ? शताब्दियों में भारत में अनेक यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ। ये कंपनियां भारत से व्यापार करके लाभ कमाती थीं। इन व्यापारिक कंपनियों में परस्पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा रहती थी। इस प्रतिस्पर्धा में अंतिम रूप से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही और उसने भारत में अपना क्षेत्रीय विस्तार किया। प्रारंभ में कंपनी केवल व्यापार करती थी, किंतु प्लासी के युद्ध के बाद उसका स्वरूप बदलकर राजनीतिक हो गया। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक के युद्धों में फ्रांस की कंपनी को पराजित किया और उसकी भारत से व्यापारिक भागीदारी को समाप्त कर दिया। कंपनी ने बंगाल विजय के साथ साथ अवध को भी अपने अधिकार में कर लिया। कंपनी ने के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव क्वा नहीं वा नहीं है, क्लाइव है, ठीक है, क्लाइव आधा को है, ठीक है, क्लाइव की दोहरा शासन प्रणाली ने भारत में लगान वसूली में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इस दोहरा शासन प्रणाली से भारत में कृषि और उद्योग धंधे तथा व्यापारिक वाणिज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा और भारत आर्थिक रूप से शोषित होता रहा। कंपनी ने भारत में इतनी लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाया कि ब्रिटिश संसद को भी कंपनी के ऊपर सरकारी नियंत्रण लगाने को मजबूर होना पड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगा दिया। अब रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही कंपनी को भारत में कार्य करना पड़ता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था वह 16वीं सदी में हुआ था, 1608 में, ठीक है। ये एक नंबर पे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस पे आता है रिक्त स्थान पे या फिर टिक मार्क जो आएगा MCQ, उनमें ये आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। इसमें जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी तो ये रेगुलेटिंग वाला आज तक मैंने नहीं देखा है, होता होगा तो आप देख लीजिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1608 में, पृथक कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ये महत्वपूर्ण है। दोहरे शासन का प्रारंभ 1765, दोहरे शासन का अंत 1772, रेगुलेटिंग एक्ट का पारित होना 1773। अब ये हमारे क्या हैं, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार स्थापित हुई, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। 15वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की स्थापना होने लगी। मुख्यतः आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थीं। धीरे धीरे इन कंपनियों ने राजनीति में अब भी दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया, फिर आरंभ कर दिया। 17वीं से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने क्रमशः बंगाल और कर्नाटक में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। यह समय इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के व्यापार करने की अनुमति दी थी। कंपनी का भारत आगमन सन 1608 ईस्वी में हुआ था। कंपनी के कर्मचारियों ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगी। जहांगीर ने कंपनी को अनुमति दे दी।
आगे क्या हुआ? प्रारंभ में कंपनी, यहाँ पे अगर आपको दिख ना रहा हो आप सुन सकते हैं। प्रारंभ में कंपनी भारत से नील, अफीम, चाय, मसाले, सूती वस्त्र इत्यादि खरीद कर उसे यूरोप में जाकर बेचती थी। कंपनी ने प्रारंभ में बंगाल को अपना मुख्य केंद्र बनाया और वहीं से व्यापारिक गतिविधियों को संचालित किया। 1608 से लेकर 1757 तक कंपनी केवल व्यापारिक गतिविधियों में ही भाग लेती रही, किंतु आगे चलकर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। उस समय तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और कंपनी ने इसका फायदा उठाया। कंपनी ने बंगाल के नवाब को अपने अधिकार में करने की कोशिश की। भारत में राजनीतिक भारत की राजनीति में पहला हस्तक्षेप कंपनी ने प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से किया। कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल के नवाब को कठपुतली मात्र बना लिया। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। प्लासी के युद्ध से बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। बंगाल की व्यापार और भू राजस्व व्यवस्था पर कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। 1764 में कंपनी ने बंगाल 1764 में कंपनी ने बंगाल में एक युद्ध और जीता, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बक्सर का युद्ध आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था उस पे। बक्सर के युद्ध से बंगाल पर कंपनी का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया था। बक्सर के युद्ध से कंपनी की सीमाएं अवध तक पहुंच गई। मुगल सम्राट भी अब कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में आ गया और कंपनी का पेंशन भोक्ता बन गया। कंपनी ने अब किसानों से लगान लेना प्रारंभ कर दिया। बंगाल को अपने अधिकार में लेने से पहले कंपनी ने कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर किया था। इस संघर्ष में फ्रांसीसी बुरी तरह फसल असफल रहे। ठीक है, बुरी तरह असफल रहे, माफी चाहूँगा। और भारतीय व्यापार और राजनीति पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई तथा अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई। मैसूर का नवोदित शक्तिशाली राज्य भी अंग्रेजों की आंख की किरकिरी था। ब्रिटिश कंपनी के दक्षिणी विस्तार में यह सबसे बड़ा रोडा था। अब बंगाल में अपनी शक्ति की स्थापना करने के पश्चात मैसूर पर विजय प्राप्त करना भी कंपनी के अधिकारों का उद्देश्य बन गया। चार आंग्ल मैसूर युद्धों के परिणामस्वरूप कंपनी अंततः मैसूर पर अपना आधिपत्य कायम करने में सफल हो सकी। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भारत से व्यापार करने के लिए आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करती चली गई। कंपनी ने नए नए प्रदेश जीत लिए और भारत की सर्वे सर्वा बन गई। कर्नाटक युद्धों के कारणों का वर्णन करना है कि किस कारण से अपना ना कर्नाटक युद्ध हुआ। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक कंपनियां अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। इस समय की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और अपनी महत्वाकांक्षा से वशीभूत होकर दोनों दोनों ही कंपनियां अपने अपने अधिकारक क्षेत्र के विकास में लगी हुई थीं। इन दोनों कंपनियों के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होना निश्चित था। इसी संघर्ष का परिणाम कर्नाटक का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह असफल रहे और भारतीय व्यापार और राजनीति पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनके अलग अलग कारण थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में। इस समय तक मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर दक्षिण में
अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। इन राज्यों में अब आपसी संघर्ष होते रहते थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही अपनी-अपनी सत्ता कायम करने का स्वप्न देख रहे थे। इसी समय 1740 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध की प्रतिध्वनि जहाँ-जहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे हुई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में संघर्ष होना प्रारंभ हुआ। एक इतिहासकार के अनुसार कर्नाटक का पृथक युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। युद्ध का आरंभ इस कारण हुआ कि अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलयानों को अपने कब्जे में ले लिया था। दोनों कंपनियों के बीच युद्ध हुआ। इसी समय 1748 ईस्वी में एक्सला शे शेल, ठीक है, या फिर क्या लिखा हुआ है, एक्सलाशेपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। फलतः भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में समझौता हो गया और युद्ध बंद हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। 1748 ईस्वी में हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। 21 मई 1748 को हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग गद्दी पर बैठा, परंतु मृत निजाम के पोते मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को निजाम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलतः गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इधर उधर कर्नाटक भी अशांत था। कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के विरोधी स्वर्गीय नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब को नवाब बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसी अनिश्चित परिस्थिति का लाभ उठाकर डुप्ले अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करना चाहता था, अतः उसने इसका लाभ उठाने की योजना बनाई। डुप्ले ने मुजफ्फरजंग तथा चंदा साहब को समर्थन देने का निश्चय किया। उसने इन दोनों से समझौता कर लिया। उसने मुजफ्फरजंग और चंदा साहब को सैनिक सहायता देने का वचन दिया और उनकी सहायता के लिए फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भेजी। इन घटनाओं से अंग्रेज अनशांकित या फिर आशंकित हो उठे और उन्होंने नवाब अनवर उद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को अपनी ओर मिला लिया। इन कारणों से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता, क्या, जैसे हम बोलते हैं प्रतिद्वंद, ठीक है, तो उसी तरह से प्रतिद्वंद्विता को समाप्त नहीं किया। यद्यपि फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, परंतु उनका मनोबल टूटा नहीं था और वे मौके की ताक में थे। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी के प्रारंभ होने के साथ ही पुनः दोनों शक्तियां भारत में एक दूसरे से भिड़ गई। इस समय तक बंगाल पर अंग्रेजों की विजय प्लासी के युद्ध में ठीक हुई थी। तो क्या हुआ था, अंग्रेजों की विजय ने उनकी स्थिति और भी मजबूत कर दी थी। फलतः वे दूनी शक्ति और साधनों के साथ फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ने के लिए कटिबद्ध हो गए थे। आगे की वीडियो में इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगले एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो निःशुल्क पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम।